भारत पाकिस्तान के तनातनी माहौल में तस्वीरें अब कुछ साफ हो रही हैं। जिनको भारत के साथ खड़ा होना था, जिनको दोस्ती निभानी थी, वो दुश्मन का काम कर रहे हैं। भूकंप के समय जब हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया और हमने इंसानियत निभाई, कोविड काल में हमने वैक्सीन से लेकर मेडिसिन सप्लाई की, वो देश पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ा रहा है। लेकिन ऑपरेशन दोस्त के बाद हम उम्मीद कर रहे थे कि हो सकता है तुर्की या अजरबैजान वो भारत का साथ दे, आतंकवाद के मुद्दे पर मुखर हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या तुर्की से जब हमने व्यापार खत्म करने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या तुर्की का हाल उसी मालदीव्स की जैसा होगा? क्या उनके राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू की तरह हाल होने वाला है तुर्की का भी? क्या तुर्की भारत से कान पकड़कर माफी मांगेगा? यह वजह कुछ और है। और तुर्की और भारत के बीच में संबंध कब स्थापित हुए? क्यों तुर्की पाकिस्तान का हमेशा से साथ देता रहा है? सब कुछ डिटेल्स आपको इसी वीडियो में पता चलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद करने और पाक और पीओके स्थित आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के भारत के कदम की आलोचना करने की वजह से तुर्की और अजरबैजान के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों में तनाव आता दिख रहा है। लोगों ने तुर्की और अजरबैजान के बहिष्कार का ऐलान कर रखा है। इसमें बड़ी संख्या पर्यटकों की है जो अपने यात्राओं को स्थगित कर रहे हैं और टिकट कैंसिल करवा रहे हैं। बता दें कि बड़ी संख्या में भारतीय सैलानी छुट्टियां मनाने तुर्की और अजरबैजान जाते रहे हैं। कुछ ट्रैवल वेबसाइट ने भारतीयों को जरूरी न होने पर तुर्की और अजरबैजान की यात्रा करने से बचने की सलाह दे रखी है और इस तरह पुणे के कारोबारियों ने तुर्की से सेब नहीं खरीदने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पर #बायकॉट तुर्की ट्रेंड करने लगा है। गोवा विलास ने तुर्की के नागरिकों को गोवा में ठहरने से सुविधा नहीं देने का फैसला किया है। कुछ ट्रैवल एजेंट लोगों को तुर्की के बजाय ग्रीस जाने की सलाह दे रहे हैं। इसी तरह उदयपुर के मार्बल ट्रेडर्स का यह भी कहना है कि उन्होंने तुर्की के साथ बिजनेस खत्म कर दिया है। पूरे देश में तुर्की के सामान और पर्यटन का बहिष्कार करने की मांग उठ रही है। और इसी बीच दिल्ली स्थित जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने भी तुर्की के प्रति विरोध जताते हुए वहां के एक विश्वविद्यालय के साथ किया समझौता रद्द कर दिया है। इस फैसले के बारे में जेएनयू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए जानकारी दी, जिसमें लिखा गया, राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से जेएनयू और तुर्की के इनोनो विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया। जेएनयू राष्ट्र के साथ खड़ा है। इसके अलावा इज माई ट्रिप और इक्सगो जैसे ऑनलाइन यात्रा मंच ने इन देशों की यात्रा के खिलाफ परामर्श जारी किया। वास्तव में भारतीय कारोबारियों ने भी तुर्की के सेब और संगमरमर जैसे उत्पादों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। दरअसल भारत ने 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों के नष्ट करने के लिए 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इसके बाद पाकिस्तान द्वारा किए गए आक्रमण का जवाब ऑपरेशन सिंदूर के तहत दिया गया। भारत और पाकिस्तान ने पिछले शनिवार यानी कि 10 मई को शाम 5 बजे से जमीन, हवा और समुद्र पर सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाइयों को रोकने के सहमत बनने की घोषणा की थी। संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय सेना प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के अपने असफल प्रयासों में तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल किया था। तुर्की और अजरबैजान दोनों देशों ने पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर भारत के हमले की आलोचना की थी। तुर्की और अजरबैजान को भारत से कितना निर्यात हो रहा है, वो सबसे पहले आपको बताते हैं। भारत का तुर्की को निर्यात अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 के दौरान $5.2 अरब रहा, जबकि 2023 से 2024 में ये $6.65 अरब था। यह भारत के कुल $437 अरब के निर्यात का सिर्फ 1.5% है। वहीं भारत का अजरबैजान को निर्यात अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 के दौरान मात्र $8.6 करोड़ रहा, जबकि 2023 से 2024 में यह $8.96 करोड़ था। यह भारत के कुल निर्यात का मात्र 0.02% है। तुर्की और अजरबैजान से भारत का कितना आयात है, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल तुर्की से भारत का आयात अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 के दौरान $2.84 अरब था, जबकि 2023 से 2024 में यह $3.78 अरब था। यह भारत के कुल $720 अरब के आयात का सिर्फ 0.5% है। वहीं भारत में अजरबैजान से आयात अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक 19.3 करोड़ अरब था, जो 2023 से 2024 में 7.4 अरब यानी भारत की कुल आयात मात्र 0.002% था। साफ है कि भारत का दोनों देशों के साथ व्यापार अधिशेष है।
तुर्की से क्या क्या अब आयात और निर्यात होते हैं वो भी आपको बताते हैं। भारत द्वारा तुर्की को खनिज ईंधन और तेल यानी 2023 से 2024 में 96 करोड़ डॉलर, विद्युत मशीनरी और उपकरण, वाहन और उसके कलपुर्जे, कार्बनिक रसायन, फार्मा उत्पाद, टैनिंग और रंगाई की वस्तुएं, प्लास्टिक, रबर, कपास, मानव निर्मित फाइबर, लोहा और इस्पात का निर्यात किया जाता है। वहीं तुर्की से भारत विभिन्न प्रकार के मार्बल यानी ब्लॉक और सैलब, ताजा सेब यानी लगभग 1 करोड़ डॉलर का जो है सोना, सब्जियां जो कि सोना का भी बाइकॉट राजस्थान के ज्वेलर्स के द्वारा किया जा रहा है, सब्जियां, चूना और सीमेंट, खनिज तेल 2023 से 2024 में 1.81 अरब डॉलर था। रसायन, प्रकृति या संवर्धित मोती, लोहा और इस्पात का आयात करता है। दोनों देशों के बीच साल 1973 में एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके बाद 1983 में आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर भारत तुर्की संयुक्त आयोग की स्थापना पर एक समझौता हुआ। अजरबैजान से अब क्या क्या आयात और निर्यात होता है वो भी आपको बताएं। भारत अजरबैजान को तंबाकू और उसके उत्पाद 2023 से 2024 में 2.16 करोड़ डॉलर था। चाय, कॉफी, अनाज, रसायन, प्लास्टिक, रबर, कागज और पेपर बोर्ड और सेरेमिक उत्पाद का निर्यात करता है। वहीं भारत में अजरबैजान से पशु चारा, जैविक रसायन, आवश्यक तेल और इत्र की हम बात करते हैं और कच्ची खालें और चमड़े अप्रैल से फरवरी 2024 से 25 के दौरान 15.2 लाख डॉलर आता है। तो वहीं भारत साल 2023 में अजरबैजान के कच्चे तेल के लिए तीसरा सबसे बड़ा देश था। वर्तमान में तुर्की में लगभग 3000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें 200 छात्र शामिल हैं और इसी तरह अजरबैजान में भारतीय समुदाय के लोगों की संख्या 1500 से ज्यादा है। पाकिस्तान तुर्की दोस्त अच्छा, अब आपको बताते हैं, ये सब हमने आपको बताया कितना आयात, कितना निर्यात, क्या क्या होता है। अब आपको बता रहे हैं इन सब के बीच में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी का माहौल था, 10 को जब हमने सीज फायर आधिकारिक तौर पर जब ऐलान किया, उस बीच में तुर्की की तरफ से पाकिस्तान के लिए क्या लिखा गया सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तुर्की की तरफ से लिखा गया, पाकिस्तान तुर्की दोस्ती जिंदाबाद। ये शब्द तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखे हैं। बीते मंगलवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया और फिर उन्हें इस अंदाज में शहबाज शरीफ को जवाब दिया। भारत और पाकिस्तान जब संघर्ष के दौरान आमने सामने थे, तब तुर्की खुलकर पाकिस्तान का साथ दे रहा था। ऐसा पहली बार नहीं जब तुर्की भारत पाकिस्तान के किसी मसले पर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ हो। संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तुर्की ने कई मौकों पर पाकिस्तान का समर्थन किया। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद 9 मई को एर्दोगान ने पाकिस्तान के समर्थन में एक्स पर पोस्ट किया था, जो मैंने आपको बताया। उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को भाई की तरह बताया था और उनके लिए अल्लाह से दुआ की बात कही थी। साथ ही उन्होंने पहलगाम हमले की अंतर्राष्ट्रीय जांच वाले पाकिस्तान के प्रस्ताव का भी समर्थन किया था। हमले के कुछ दिन बाद टर्किश एयरफोर्स का C-130 जेट पाकिस्तान में लैंड हुआ था। हालांकि तुर्की ने इस लैंडिंग को ईंधन भरने से जोड़ा था। इसके अलावा संघर्ष से पहले तुर्की का युद्ध पोत भी कराची पोर्ट पर था और तुर्की ने इसे आपसी सद्भाव से जोड़ा था। संघर्ष के दौरान भारत ने यह दावा किया था कि 8 मई को पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में ड्रोन से हमला किया था, जो तुर्की निर्मित सोनगार ड्रोन्स थे। हालांकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने हमले की बात से इनकार किया था। सोनगार ड्रोन्स हथियार ले जाने में सक्षम UAV यानी कि मानव रहित हवाई वाहन है, जिसे तुर्की की डिफेंस फर्म आसिस गार्ड ने डिजाइन और विकसित किया है। तुर्की पश्चिम एशिया में इकलौता ऐसा देश था जो पाकिस्तान के साथ था। खाड़ी के दूसरे देशों ने पाकिस्तान के प्रति समर्थन से परहेज किया था। साल 2023 के फरवरी महीने में तुर्की और सीरिया में खतरनाक भूकंप आया था। हजारों लोगों की मौत हुई थी और लाखों लोग बेघर हो गए थे। भारत सरकार ने भारत और बचाव के बीच तुर्की और सीरिया में ऑपरेशन दोस्ती की शुरुआत की थी। इस ऑपरेशन के तहत भारत से विमान के जरिए तुर्की में राहत सामग्री भी भेजी गई थी। तब भारत में तुर्की के तत्कालीन राजदूत फिरात सुनेल ने कहा था, यह ऑपरेशन भारत और तुर्की के बीच दोस्ती को दर्शाता है और दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। यह एक मानवीय मदद थी, लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि इससे दोनों देशों के संबंध बेहतर होंगे। तुर्की भारत को दोस्त बताता है और पाकिस्तान को भाई। जब दोनों में से एक चुनना होता है तो ज्यादातर मौके पर तुर्की पाकिस्तान के साथ दिखाई देता है। आज भारत सऊदी अरब और UAE के साथ मजबूत संबंध होने का दावा करता है, जो ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तानी के करीब रहे हैं, लेकिन तुर्की इस मामले में अपने आप को अलग मानता है। तुर्की और भारत के बीच राजनयिक संबंध 1948 में स्थापित हुए थे, लेकिन कई दशक बीत जाने के बाद भी दोनों करीबी साझेदारी नहीं बन पाए।
तुर्की और भारत के बीच तनाव की दो अहम वजह मानी जाती है। पहला, कश्मीर के मामले में तुर्की का पाकिस्तान की तरफ झुकाव और दूसरा, शीत युद्ध में तुर्की का अमेरिकी खेमे में होना, जबकि भारत गुट निरपेक्षता की वकालत कर रहा था। शीत युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच 1947 से 1991 तक का एक लंबी राजनीतिक और सैन्य प्रतिस्पर्धी थी। जब शीत युद्ध कमजोर पड़ने लगा तब तुर्की के पश्चिम परस्त और उदार राष्ट्रपति माने जाने वाले तुरगत ओजाल ने भारत से संबंध पटरी पर लाने की कोशिश की थी। 1986 में ओजाल ने भारत का दौरा किया था और इस दौरे में ओजाल ने दोनों देशों के दूतावासों में सेना के प्रतिनिधियों के ऑफिस बनाने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद 1988 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तुर्की का दौरा किया था। राजीव गांधी के दौरे के बाद दोनों देशों के रिश्ते कई मोर्चों पर सुधरे थे, लेकिन उसके बावजूद कश्मीर के मामले में तुर्की का रुख पाकिस्तान के पक्ष में ही रहा, इसलिए रिश्ते में नजदीकी नहीं आई। 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने और 2014 में ही एर्दोआन प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति बने। 2017 में एर्दोआन राष्ट्रपति के रूप में भारत आए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी तुर्की के आधिकारिक दौरे पर नहीं गए। 2019 में पीएम मोदी को तुर्की जाना था, लेकिन यूएनजीए में एर्दोआन के कश्मीर पर बयान के बाद यह दौरा टाल दिया गया था। पाकिस्तान और तुर्की की इस्लामी पहचान लंबे समय से दोनों देशों के बीच मजबूत साझेदारी का आधार रही है, लेकिन यह सिर्फ यही तक सीमित नहीं है। संकट के समय दोनों एक दूसरे के साथ खड़े भी दिखाई देते हैं। शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तान और तुर्की सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और क्षेत्रीय सहयोग विकास जैसे संगठनों में से एक साथ थे। पाकिस्तान ने सरप्राइज में ग्रीस के खिलाफ तुर्की के दावों का लगातार समर्थन किया था और इसके लिए पाकिस्तान साल 1964 से और 1971 में सैन्य सहायता देने का वादा कर चुका है। तुर्की भी कश्मीर के मसले पर लगातार पाकिस्तान का समर्थन करता आया है। 5 अगस्त 2019 को जब भारत ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया था, तो अगले महीने सितंबर में ही एर्दोआन यानी राष्ट्रपति एर्दोआन ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को संबोधित करते हुए विशेष दर्जा खत्म करने का विरोध किया था। 2003 में प्रधानमंत्री और 2014 में राष्ट्रपति बनने के बाद एर्दोआन 10 से ज्यादा बार पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं और इसी साल फरवरी में उनका हालिया पाकिस्तान दौरा था और उन्होंने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर बताया था। इस दौरान दोनों देशों ने 24 समझौते पर हस्ताक्षर भी किए थे और $5 बिलियन व्यापार के लक्ष्य पर राजी हुए थे। बीते 2 दशक में तुर्की के नेटो पर पकड़ भी कमजोर हुई है, इसीलिए 20 सालों में तुर्की ने रूस, चीन और पाकिस्तान से संबंध बनाए हैं। अगर नेटो में कुछ होता है तो तुर्की के लिए पाकिस्तान भी एक महत्वपूर्ण देश होगा। दूसरा पहलू यह भी है कि हथियारों के मामले में एक तरफ पश्चिमी देश हैं तो दूसरी तरफ चीन और तुर्की भी उभरकर सामने आ गया है। भारत पाकिस्तान संघर्ष में तुर्की अपने हथियारों का परीक्षण कर रहा था और वह चाहता है कि उसके हथियारों को पूरी दुनिया खरीदे। भू राजनीतिक रूप से तुर्की खाड़ी देश में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व की चुनौती का सामना कर रहा है। इन देशों के प्रभाव को कम करने के लिए भी वह पाकिस्तान और मलेशिया जैसे गैर खाड़ी मुस्लिम देशों के साथ संबंध मजबूत कर रहा है। इसके साथ ही तुर्की हिंद महासागर पर अपना फोकस बढ़ा रहा है। हाल के सालों में तुर्की की नौसेना और पाकिस्तानी नौसेना ने हिंद महासागर में कई साझा युद्ध अभ्यास भी किए हैं, लेकिन जब उसकी इकोनॉमी पर्यटन है और उस पर जब वॉर कर रहा है, जब ट्रेड दोनों के बीचों में ट्रेड के समझौते जब लगभग अच्छे हो रहे थे, उस पर जब भारत वॉर कर रहा है, तो अब समझ जाना चाहिए कि मालदीव्स की तरह भारत के सामने जिस तरह मालदीव्स ने घुटने टेके, उस तरह से तुर्की भी अब वो दिन दूर नहीं है जब कान पकड़कर भारत से माफी मांगने के कगार पर खड़ा हो जाएगा। फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट जरूर लिखिएगा। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल अभी लेता है। नमस्कार।